हेलो। आज हम बात करने वाले हैं कि इस्चीमिया अगर होता है, मायोकार्डियल इस्चीमिया होता है तो उसकी वजह से क्या चेंजेस आते हैं ईसीजी में, और हार्ट के अंदर किस तरह से जो फेटल एरिथमियाज हैं वो कैसे जनरेट होते हैं। ठीक है, तो एक तरफ तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, इस्चीमिया से हमारी जर्नी शुरू करने वाले हैं और ये जर्नी हम एंड करेंगे जो फिब्रिलेशंस वगैरह जो आ रहे हैं और उसके कारण जो भी ईसीजी में चेंजेस आ रहे हैं, तो जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं और फिब्रिलेशंस कैसे आ रहे हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं इस्चीमिया से क्या होने वाला है। सबसे पहले ये देखते हैं, हमें पता है कि इस्चीमिया क्या करेगा। इस्चीमिया विल कॉज डिक्रीज इन दी ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन सप्लाई जो है अगर कम होती है तो एटीपी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, और एटीपी प्रोडक्शन कम होता है तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पंप है जिसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, ये काफ़ी सारा एटीपी जो है सेल में यूज़ करता है, तो सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी कम हो जाएगी। इवन कैल्शियम पंप जो है उसकी एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस्चीमिया से हम पहुंच गए, सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी कम हो गई। अब सोडियम पोटेशियम पंप की अगर बात करें, सोडियम पोटेशियम पंप के दो इंपॉर्टेंट रोल हैं। एक है मेंटेनेंस ऑफ आयन ग्रेडियंट और जो दूसरा रोल है मेंटेनेंस ऑफ सेल वॉल्यूम। फिलहाल ईसीजी या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात है तो हम अभी कंसंट्रेट करते हैं आयन ग्रेडियंट पे। आयन ग्रेडियंट मतलब कि अगर कोई सेल है और सेल के अंदर कोई आयन है, जैसे सोडियम है इनसाइड और सोडियम है आउटसाइड, तो इनसाइड और आउटसाइड की जो कंसंट्रेशन है उसका एक डिफरेंस जो है वो मेंटेन जो कर रहा है उसे हम कहते हैं आयन ग्रेडियंट। ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस है कंसंट्रेशन में, इसे हम बोलते हैं आयन ग्रेडियंट। ठीक है, इसी तरह से जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो पोटेशियम का भी ग्रेडियंट मेंटेन करता है। ठीक है, तो सोडियम कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है और पोटेशियम कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा होती है, क्योंकि सोडियम पंप क्या करता है, सोडियम बाहर पंप करता है और पोटेशियम अंदर पंप करता है। तो ये तो हो गया एक बेसिक। अब बात यह है कि अगर आयन सोडियम पोटेशियम पंप की एफिशिएंसी कम हो जाती है तो आयन ग्रेडियंट को क्या होने वाला है। तो एक लॉजिकली हम सोच सकते हैं कि जो आयन ग्रेडियंट मेंटेन था वो आयन ग्रेडियंट डिमिनिश होने लग जाएगा। ठीक है, अगर आयन ग्रेडियंट डिमिनिश होता है तो रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ने वाला है। जैसे कि अगर हम एक कार्डियक पोटेंशियल बनाते हैं, अगर आयन ग्रेडियंट कम होता है, ठीक है, या आयन ग्रेडियंट जब मेंटेन था तो हमें एक रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल मिल रहा था, लेट से -88 मिलीवोल्ट। अब अगर आयन ग्रेडियंट कम होने लगेगा तो ये जो रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल है ये भी डिमिनिश होने लगेगा, ये भी जीरो की तरफ मूव करने लगेगा। जीरो की तरफ मूव करने का मतलब ये पॉजिटिव की तरफ जाने लगेगा, और जब रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ जा रहा है इसका मतलब ये होगा कि सेल जो है डीपोलराइज हो रहा है, सेल डीपोलराइज हो रहा है। तो हमारा कनेक्शन होना चाहिए इस्चीमिया टू डिक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई, टू डिक्रीज इन एटीपी, टू डिक्रीज in sodium potassium pump activity, and decrease in sodium potassium pump activity will diminish the ion gradient, and ion gradient cause diminish in ion gradient cause depolarization of the cell, या हम कह सकते हैं कि जो resting moment potential है वो शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो अभी हम पहुंच चुके हैं रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल तक कि रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा। तो रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल डीपोलराइज हो जाएगा। अब आगे चलते हैं कि रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल की डीपोलराइजेशन होने से आगे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम कार्डियक पोटेंशियल की फेजेस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो कार्डियक पोटेंशियल है, कार्डियक पोटेंशियल में ये जो फेज है इसको जीरो कहते हैं, इस फेज को फर्स्ट 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं प्लेटो फेज, ये रिपोलराइजेशन फेज को 3 कहते हैं, और ये फेज 4 है। इसी के साथ में हम ये भी देख लेते हैं, ये यहाँ पे हम टाइम लेंगे, यहाँ पे हम वोल्टेज लेते हैं। ये जो फेज है जीरो फेज, ये है सोडियम करंट की वजह से। फेज 2 जो है वो एक तरह के पोटेशियम करंट की वजह से है। फेज 2 जो है बेसिकली, एक्चुअली यहाँ पे पोटेंशियल चेंज कम हो रहा है,
तो यहाँ पे एक तरह से नेट करंट 0 है। तो जो सोडियम कैल्शियम करंट है वो अंदर की तरफ आ रहा है और पोटेशियम करंट जो है बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है जो करंट है वो बाहर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे जो करंट रेस्पॉन्सिबल वो है पोटेशियम करंट, और यहाँ फोर्थ फेज के अंदर भी नेट करंट जो है 0 के आसपास है। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो डिफरेंट फेजेस हैं और खास तौर से 0 फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज, ये फेजेस जो हैं किस करंट की वजह से हैं। ठीक है, तो अगेन एक बार ध्यान रखिए कि 0 फेज जो है सोडियम करंट की वजह से है, सेकंड जो फेज है वो कैल्शियम करंट की वजह से है, और थर्ड जो फेज है वो पोटेशियम करंट की वजह से है। क्योंकि अगर ये फेजेस जो करंट्स चेंज होंगे, ठीक है, तो करंट चेंज होंगे तो ये कार्डियक पोटेंशियल के अंदर चेंजेस लेके आएंगे। अब हम बात करते हैं सोडियम करंट की। ठीक है, तो हमने देखा था कि सोडियम करंट किस तरीके से चेंज होगा इस्चीमिया की वजह से। तो हम लास्ट में कहाँ थे? हम लास्ट में थे कि रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ आ गया है। तो अगर रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ आ गया है तो ये सोडियम करंट जो है उसमें क्या फर्क लेकर आने वाला है, इसको हम देखते हैं। इसको देखने के लिए हम पहले लिखेंगे कि जो सोडियम करंट है दैट इज इक्वल्स टू, करंट इज इक्वल्स टू उसका जो कंडक्टेंस है इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ठीक है, फिलहाल के लिए हम ये समझते हैं कि कंडक्टेंस अगर चेंज होता है तो करंट भी चेंज होता है। तो अब हम बात करते हैं कि कंडक्टेंस जो है सोडियम का वो कैसे चेंज हो रहा है अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है। तो उसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो सोडियम चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल्स के अंदर दो तरह के गेट्स होते हैं, एक्टिवेशन गेट्स एंड इनएक्टिवेशन गेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ग्राफ बनाता हूँ। एक्स एक्सिस पे मैं वोल्टेज लेता हूँ और वाई एक्सिस पे लेट से फ्रैक्शन ऑफ ओपन गेट्स लेता हूँ। ठीक है, लेट से किसी सेल पे काफी सारे चैनल्स हैं और इन चैनल्स में गेट्स हैं। ठीक है, तो उसमें से फ्रैक्शन कितने ओपन है। तो एक अगर मैं इस तरह का ग्राफ बनाता हूँ तो ये ग्राफ बताता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो जो फ्रैक्शन है जो गेट्स का ओपन होने का वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इस तरह के गेट्स को हम बोलते हैं एक्टिवेशन गेट्स। दीज आर दी एक्टिवेशन गेट्स। इसी तरीके से एक और तरह के गेट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं इनएक्टिवेशन गेट्स। उनका नेचर जो है वो इस तरीके से होता है। ये है इनएक्टिवेशन गेट्स। ये जो गेट्स हैं ये ग्राफ ये बता रहा है कि ये इनएक्टिवेशन जो गेट्स हैं, जैसे जैसे पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ये गेट जो है क्लोज होने लगते हैं, ये गेट क्लोज होने लगते हैं। तो यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि अगर किसी भी चैनल में से करंट फ्लो होना है तो दोनों गेट्स ओपन होने जरूरी है। अगर एक भी गेट बंद है तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर दोनों गेट्स की अगर फ्रैक्शन देखना चाहें या प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो हम किसी भी पॉइंट पे दोनों की फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको समझते हैं। लेट से हमारा फिलहाल रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल है -88, तो इस पॉइंट पे लेट से 0.2 या हम कह सकते हैं 20% जो है एक्टिवेशन गेट्स ओपन थे। ठीक है, इसी पॉइंट पे अगर यहाँ देखें तो इसको मान लेते हैं 0.9। ठीक है, 90% इनएक्टिवेशन गेट्स ओपन थे -88 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 2 18, तो हमारे पास में हम कह सकते हैं 18% जो है गेट्स जो थे करीब ओपन थे। अब ये अगर वोल्टेज पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो ये वोल्टेज अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे मान लिया -70 मिलीवोल्ट लेते हैं तो इस पॉइंट पे इसको मैं 0.4 कह देता हूँ और इस पॉइंट पे मैं इसको लेट से 0.8 कह देता हूँ। तो 0.8 इंटू 0.4 इज 0.32। तो अगर ये बढ़ता है तो 32% गेट्स जो है -70 मिलीवोल्ट पे 32% गेट्स जो है ये चांसेस है कि दोनों गेट्स ओपन होंगे। ठीक है, चैनल्स के। तो अगर इस तरह से हम आगे चलेंगे तो हमारे पास में ये जो कंडक्टेंस है वो बढ़ती जाएगी, बट आफ्टर अ टाइम क्या होगा, ये कंडक्टेंस कम होने लग जाएगी। तो शुरुआत में तो ये बढ़ेगी, फिर ये ऐसे कम होने लग जाएगी। ठीक है, तो अगर हम हमारा रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल की बात करते हैं कि रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल हमारा अगर बढ़ जाता है तो बढ़ने की वजह से अगर धीरे धीरे ये सपोज यहाँ आ जाता है हमारा रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल,
तो इस पॉइंट पे हम देखेंगे कि जो कुछ इनएक्टिवेशन गेट्स जो हैं वो बिल्कुल बंद हो गए हैं, ठीक है। और जब तक वो वापस से पोटेंशियल कम नहीं होगा वो ओपन नहीं होने वाले, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें काफी सारे इनएक्टिवेशन गेट्स जो हैं परमानेंट स्टेट में बंद हो गए, क्योंकि जो पोटेंशियल है उसको नीचे जाना पड़ेगा, नेगेटिव में जाना पड़ेगा उनको ओपन करने के लिए। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल अगर डिपोलराइज हो जाता है, पॉजिटिव की तरफ चला जाता है, तो हमें इनएक्टिवेशन गेट्स जो हैं क्लोज हो जाते हैं और वो सोडियम चैनल्स हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है, करंट के लिए। तो ओवरऑल कंडक्टेंस जो है सोडियम की वो कम हो जाती है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि RMP जो है अगर इंक्रीज हो जाता है या डीपोलराइज हो जाता है, तो दिस कॉज इनअवेलेबिलिटी of sodium channels and this leads to decrease in conductance of sodium, and decreased conductance of sodium will cause decrease in Na, decrease in the sodium current। अब सोडियम करंट अगर डिक्रीज हो जाता है तो क्या होने वाला है? सोडियम करंट अगर डिक्रीज हो जाता है, ये एक नॉर्मल कार्डियक पोटेंशियल था, और अगर सोडियम करंट अब डिक्रीज होता है तो हमारा रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल थोड़ा ऊपर आ जाएगा, और सोडियम करंट डिक्रीज होता है तो ये जो फेज है ये थोड़ी इसकी स्लोप जो है कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्लोप जो है इस तरह से हो जाएगी और इस तरह से हमारा कार्डियक पोटेंशियल बन जाएगा। सो दिस इज द फेज 0, है ना। तो यहाँ पे डिक्रीज इन द सोडियम करंट होगा। अब बहुत डेप्थ में नहीं जाते हैं, इतना आप याद रखिए कि अगर फेज 0 की स्लोप अगर कम हो जाती है, this leads to decrease in the conduction velocity। conduction velocity का मतलब जो मायोकार्डियल सेल्स हैं वो एक सिंसीशियम है, they are connected by the gap junctions। तो अगर कंडक्शन वेलोसिटी जो है मतलब कि एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जो वेलोसिटी है कंडक्ट होने की वो कम हो जाती है, ठीक है। और वो कम क्यों हो जाती है? बिकॉज फेज 0 जो है उसकी स्लोप जो है कम हो गई है, ठीक है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं RMP डीपोलराइज अगर होता है, दिस विल लीड टू डिक्रीज इन GNA कंडक्टेंस, दिस विल लीड टू डिक्रीज इन पोटेशियम सोडियम करंट, and this will lead to decrease in the slope of phase 0 of cardiac potential, and this will lead to decrease in conduction velocity। अब डिक्रीज इन कंडक्शन वेलोसिटी जो है वो क्या क्या करने वाली है वो हम देखते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं कि अगर कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है तो इससे ECG में किस प्रकार के चेंजेस हमें मिलेंगे। तो अगर कोई ECG है तो जैसा कि हमें पता है कि जो P वेव है, P वेव रिप्रेजेंट्स द एट्रियल डिपोलराइजेशन। अगर कंडक्शन वेलोसिटी कम हो जाती है तो P वेव का ड्यूरेशन बढ़ सकता है, ठीक है। हमें PR सेगमेंट भी यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। तो हमें क्या मिल सकता है? एक तो PR इंटरवल इंक्रीज मिल सकता है, PR इंटरवल जो है बढ़ावा मिल सकता है। इसी तरह से हमें जो QRS ड्यूरेशन है, QRS ड्यूरेशन मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि यूजुअली 0.08 या 0.12 के आसपास विदिन रहता है, ठीक है, ये हमें बड़ा मिल सकता है। QRS ड्यूरेशन जो है हमें थोड़ा सा बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा बात करते हैं QT इंटरवल, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पैरामीटर है QT इंटरवल। अब QT इंटरवल प्रोलोंग होगा या शॉर्ट होगा ये हमें यहाँ पे देखना है। QT इंटरवल को समझने के लिए हम बनाते हैं सबसे पहले कार्डियक पोटेंशियल। ये एक नॉर्मल कार्डियक पोटेंशियल है और हम इस पे बनाते हैं इस्चेमिक सेल का कार्डियक पोटेंशियल। तो जैसा हमने देखा इस्चेमिक सेल में रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ चला गया, फेज 0 भी कम हो गई है, और साथ ही साथ में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ये फेज 3 है, फेज 3 में भी रिपोलराइजेशन फास्ट होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि एक चैनल्स होते हैं पोटेशियम के ATP चैनल्स, ठीक है। तो अगर
एटीपी कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन एटीपी ये चैनल्स जो है ओपन हो जाएंगे, ठीक है, ये चैनल्स ओपन हो जाएंगे और इनके ओपन होने की वजह से इनका कंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा और कंडक्टेंस बढ़ने से जो आई करंट, जो पोटेशियम करंट है वो बढ़ जाएगा और पोटेशियम करंट अगर बढ़ जाता है तो तुरंत पोटेंशियल जो है, क्योंकि पोटेशियम करंट बाहर की तरफ जाता है, ठीक है, तो बाहर की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल को कम करेगा, तो ये फटाफट से कम कर देगा। तो इसका इफेक्ट क्या होगा अल्टीमेटली कि जो हमारी क्यूटी इंटरवल है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस्चीमिया का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कारण यहाँ पे हम ले सकते हैं कि क्यूटी इंटरवल जो है वो हो जाएगा डिक्रीज, क्यूटी इंटरवल हो जाएगा डिक्रीज। ओके, अब डिक्रीज जो क्यूटी इंटरवल है क्यूटी इंटरवल है, या हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि जो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। एक्शन एपीडी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन जो है वो डिक्रीज हो गया। ओके, तो ये यहाँ पे कुछ चेंजेस हमने देखे कि ईसीजी में चेंजेस देखे इस्चीएमए की वजह से। अब ये देखते हैं कि एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, इनके क्या इफेक्ट्स पड़ने वाले हैं, क्या ये किस तरह से फिब्रिलेशन या जो एरिथमियाज हैं, फेटल एरिथमियाज जो हैं वो कैसे जनरेट करेंगे। देखिए, फेटल जितने भी एरिथमियाज हैं उसमें मोस्ट ऑफ द फेटल एरिथमियाज जो है उनकी रेट हाई होती है, जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या पीएसवीटी, ठीक है। इनका जो मैकेनिज्म है इसमें एक चीज आती है, एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं री एंट्री। तो पहले री एंट्री को समझने की कोशिश करते हैं कि जो री एंट्री है उसमें मान लिया कि कोई स्ट्रिप है, ठीक है, मसल की, और किसी पॉइंट ए से, इस पॉइंट से कार्डिक पोटेंशियल या इम्पल्स स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से इम्पल्स स्टार्ट हुआ और ये इम्पल्स इसको ट्रेवल करते हुए वापस से यहाँ तक आ गया, ठीक है। जब ये यहाँ तक पूरा घूम के आ गया उस समय मान लिया कि जो सेल था वो इस स्टेज पे था, ठीक है, अभी तक ये पूरा का पूरा वापस से रिपोलराइज नहीं हुआ है अभी सेल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेल था ए पे, ये वाला, ये अभी भी रिफ्रैक्टरी स्टेज में है, ठीक है, तो वापस से री एंट्री नहीं होगी, यहाँ पे वापस से री एंट्री नहीं होगी। बट ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं कि जहाँ पे री एंट्री हो सकती है, और अगर री एंट्री हो जाती है तो क्या होगा कि ये बार बार यहाँ पे री एंट्री चलती रहेगी और ये जो स्ट्रिप है ये बाकी मसल्स को डिपोलराइज करती रहेगी, ठीक है। तो एक तरह से री एंट्री एक सबसे कॉमन मैकेनिज्म है एरिथमियास का, ठीक है। तो अब री एंट्री क्यों हो, यहाँ पे हम तीन चीजें उससे यहाँ पे री एंट्री हो सकती है, देखते हैं क्या क्या है। भाई पहला तो ये हो सकता है कि ये पाथ अगर बड़ा होता, ठीक है, तो इसको टाइम लगता है यहाँ तक पहुंचने में, और यहाँ तक पहुंचने में टाइम लगता है तब तक ये जो है ये जो कार्डिक पोटेंशियल है ये रिफ्रैक्टरी फेज से पार चला जाता, तो वापस से ये डिपोलराइज हो जाता और ये वापस से री एंट्री फिनोमिना चालू रहता। तो एक तो पहला जो कारण हो सकता है वो है कि जो पाथ लेंथ है वो इंक्रीज हो जाए। तो ये पाथ लेंथ इंक्रीज कब हो सकती है, या तो डायलेटेड हार्ट्स है वहां पे ये चीज मिल सकती है, एट्रिया डायलेटेड है, ठीक है, या हार्ट फेलियर है, वेंट्रिकल डायलेटेड है, वहां पे मिल सकती है। तो डायलेटेड हार्ट चैम्बर्स में ये चीज मिल सकती है, तो वहां पे री एंट्री की संभावना होती है और री एंट्री की वजह से जो एरिथमियाज है उसकी संभावना बन जाती है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो कम हो जाए, कंडक्शन वेलोसिटी कम हो जाए। तो जैसे अभी तक हमने इस्चीमिया में यही पढ़ा था कि जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, और अगर कंडक्शन वेलोसिटी कम है तो इस्चीमिया में प्रोन टू फिब्रिलेशंस या एरिथमियाज, ठीक है। तो डिक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी। और तीसरा जो कारण है वो डिक्रीज इन द रिफ्रैक्टरी पीरियड, कि रिफ्रैक्टरी पीरियड ही अगर इसका कम हो जाए, ठीक है, यहाँ पे तो वापस से ये एंटर कर जाएगा। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड कम कब हो सकता है वो भी हमने देखा था, इस्चीमिया के अंदर क्या हो रहा है कि एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन कम हो रहा है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन अगर कम हो रहा है तो रिफ्रैक्टरी पीरियड भी कम हो रहा है। तो ये दोनों जो कंडीशंस है ये हमें मिल सकती है इस्चीमिया में। ओके, तो these conditions are due to ischemia and they cause the heart to be prone to arrhythmias। ओके, तो यहां तक समझ में आ गई आपको बात। तो ये जो फिनोमिना है ये है री एंट्री। तो ischemia may cause re-entry because of the decrease in conduction velocity and decrease in the refractory period।
सो अगर हम ये बात करें कि अभी तक हमने क्या सीखा, पहले इसको देखते हैं, फिर हम एक और चीज सीखने वाले हैं जो कि क्या होने वाला है कि अगर इस्चीमिक टिश्यू है, ठीक है, मायोकार्डियल इस्चीमिया है, और उसका अगर रीपरफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, तो रीपरफ्यूजन की वजह से भी एरिथमियाज डेवलप हो सकते हैं। और वो कौन से एरिथमियाज हो रहे हैं और उनका क्या कारण हो सकता है, ठीक है, उनमें क्या ईसीजी चेंजेस हमें मिल सकते हैं। तो अगर हम नट शेल में यहाँ पे देखें तो हमने देखा था कि अगर इस्चीमिया है, इस्चीमिया कॉज डिक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई, डिक्रीज ऑक्सीजन कॉज डिक्रीज इन एटीपी, डिक्रीज इन एटीपी कॉज decrease in NK pump activity and this cause decrease in ion gradient and हम कह सकते हैं कि जो रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल था उसको पॉजिटिव की तरफ लेके गया ये, है ना। और रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल अगर बढ़ता है तो हमने कहा था ये क्या करना है, ये जो कंडक्टेंस है सोडियम की उसको कम करता है। सोडियम की कंडक्टेंस अगर कम होती है तो करंट जो है सोडियम का कम होता है एंड दिस विल कॉज डिक्रीज इन द स्लोप ऑफ फेज जीरो, ठीक है। और डिक्रीज फेज जीरो क्या कर रही है, डिक्रीज इन द कंडक्शन वेलोसिटी, डिक्रीज इन द कंडक्शन वेलोसिटी एंड डिक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी कॉज इंक्रीज इन पीआर इंटरवल, इंक्रीज इन क्यूआरएस ड्यूरेशन, ठीक है। इसी के साथ में हमने बोला था कि अगर एटीपी डिक्रीज होता है तो दिस विल इंक्रीज दी पोटेशियम कंडक्टेंस और पोटेशियम कंडक्टेंस कॉज इंक्रीज इन पोटेशियम करंट एंड पोटेशियम इंक्रीज होता है तो इट कॉज डिक्रीज इन द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन और रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। और इसकी वजह से जो हमें चेंज मिलता है वो है डिक्रीज इन क्यूटी इंटरवल, शॉर्ट क्यूटी इंटरवल हमें यहाँ मिलेगा। और ये जो फैक्टर है डिक्रीज इन रिफ्रैक्टरी पीरियड and decrease in conduction velocity will cause re-entry, ये दोनों करेंगे re-entry and re-entry will cause arrhythmia, ठीक है। तो ये तो एक हो गई हमारी एक तरफा कहानी। अब अगर रीपरफ्यूजन हो गया, रीपरफ्यूजन का मतलब जो ब्लड सप्लाई है वो वापस रिस्टोर हो गई, तो उसके कारण क्या होने वाला है। अब यहाँ पर एक और मैकेनिज्म समझना पड़ेगा री एंट्री के अलावा, जिसे हम कहते हैं अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन। अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इस्चीमिया अगर प्रोलॉन्ग्ड है या रीपरफ्यूजन होता है, तो रीपरफ्यूजन होता है तो कुछ एक अलग तरह के थोड़े से चेंजेस आते हैं और वो किस प्रकार के कार्डिक पोटेंशियल में चेंजेस लेके आते हैं और ईसीजी में क्या चेंजेस आते हैं और किस प्रकार का एरिथमिया डेवलप करते हैं, ये हम अब इसमें देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि बिकॉज ऑफ द इस्चीमिया देयर इज डिक्रीज इन द सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिविटी, तो जो कैल्शियम पंप है वो भी एटीपी यूज कर रहा है तो कैल्शियम पंप की एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। सो देयर इज डिक्रीज इन द कैल्शियम पंप एक्टिविटी और कैल्शियम पंप की जो एक्टिविटी के कारण क्या होगा, देयर इज कैल्शियम ओवरलोड। कैल्शियम ओवरलोड मतलब कंसंट्रेशन जो है कैल्शियम की सेल में वो बढ़ जाएगी और कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाएगी। और अगर रीपरफ्यूजन होता है तो रीपरफ्यूजन के होते ही ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, टेक्स टाइम। तो इवन हम ये कह सकते हैं कि उस दौरान कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स होंगे कि उसके कारण कैल्शियम ओवरलोड थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब कैल्शियम ओवरलोड होने से क्या चेंजेस आने वाले हैं कार्डिक पोटेंशियल में, इसको देखने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कार्डिक पोटेंशियल बनाता हूँ। ये एक नॉर्मल कार्डिक पोटेंशियल है। लेट से हमने देखा था कि अगर ये रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ गया और जो स्लोप जो है वो भी यहाँ पे कम हो गई है जीरो फेज की, और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये जो फेज है अब, ठीक है, यहाँ पे ये फेज मैंने थोड़ी सी बड़ी कर दी क्योंकि ये फेज हमें पता है कि कौन से करंट्स डील कर रहे हैं, कैल्शियम करंट्स डील कर रहे हैं। तो ये फेज ज्यादा क्यों करी, बिकॉज ऑफ द कैल्शियम ओवरलोड। जैसे कि हमने कैल्शियम में भी देखा था कि सोडियम में हमने देखा था कि एक्टिवेशन इन एक्टिवेशन गेट्स होते हैं और वो जो गेट्स हैं वो उसकी कंडक्टेंस को
गवर्न करते हैं। इसी तरह से जो कैल्शियम चैनल्स हैं उसमें भी एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन गेट्स होते हैं, और बिकॉज ऑफ द कैल्शियम ओवरलोड, यहाँ पे कैल्शियम जो है एक तरह का सिग्नल का काम कर रहा है, उनकी जो कैल्शियम चैनल्स की कंडक्टेंस को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वो जो कंडक्टेंस है वो बढ़ी हुई है और कैल्शियम करंट जो है अभी भी चालू है। तो कैल्शियम करंट अगर बढ़ रहा है, चालू है, तो कैल्शियम करंट की वजह से ये जो फेज है ये लंबी हो जाती है। ठीक है, सेकंड फेज। और दूसरा जो इफेक्ट है कैल्शियम का वो ये है कि जो पोटेशियम आयंस है, कुछ ऐसे चैनल्स हैं पोटेशियम के कुछ चैनल्स हैं, डिलेड रेक्टिफायर चैनल्स हैं पोटेशियम के। ठीक है, ये चैनल्स जो हैं ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं, इनकी कंडक्टेंस जो है वो कम हो जाती है, और इसी की वजह से जो ये जो करंट है ये पोटेशियम करंट जो है कम हो जाता है ना। पिछली बार हमने देखा था कि कैल्शियम पोटेशियम एटीपी चैनल्स थे। ठीक है, तो एटीपी चैनल्स की कंडक्टेंस बढ़ गई थी। ठीक है, और जो पोटेशियम करंट था वो फास्ट हो गया था, रिपोलराइजेशन जल्दी हो रहा था। रिपोलराइजेशन जल्दी होने की वजह से रिफ्रैक्टरी पीरियड छोटा हो रहा था, और जो क्यूटी इंटरवल है वो छोटा उस समय हुआ था। अब हम ये देख रहे हैं कि प्रोलॉन्ग्ड या रीपरफ्यूजन में क्या हो रहा है कि ये जो पोटेशियम करंट है ये कम हो गया, और इसकी वजह से जो रिपोलराइजेशन फेज है ये भी बड़ी हो गई। सो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स देयर इज इंक्रीज इन द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। ठीक है, अब एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन बढ़ गया, तो यहाँ पे एक चीज आती है कि अगर ये फेज बढ़ गई है तो यहाँ पे एक अलग प्रकार के कुछ डिपोलराइजेशन होने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन या डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन। ठीक है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि आफ्टर डिपोलराइजेशन होते हैं। आफ्टर डिपोलराइजेशन का मतलब कि अभी रिपोलराइजेशन पूरा हुआ नहीं है, बट उससे पहले ही दूसरा एक्शन पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आफ्टर डिपोलराइजेशन। ठीक है, आफ्टर डिपोलराइजेशन। ठीक है, इस तरह के जो आफ्टर डिपोलराइजेशन से, इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं ट्रिगर्ड एक्टिविटी। तो ट्रिगर्ड एक्टिविटी की वजह से कई बार प्री मैच्योर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वेंट्रिकुलर प्री मैच्योर कॉम्प्लेक्सेस, एटियल प्री मैच्योर कॉम्प्लेक्सेस, या हम कह सकते हैं कि एक अलग टाइप का एरिथमिया यहाँ पे जनरेट होता है जिससे हम नाम देते हैं टॉर्सिडी पॉइंटिस। टॉर्सिडी पॉइंटिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जो एरिथमिया है ये अगेन एक फेटल एरिथमिया होता है। तो यहाँ पे हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि अगर इस्चीमिया है, ठीक है, तो हमें क्या मिल सकता है, शॉर्ट इंटरवल मिल सकता है, वहाँ पे री एंट्री हो सकती है, और जो हार्ट है उसमें एरिथमियाज मिल सकते हैं। री एंट्री वाले कौन से एरिथमियाज हैं, एएफ है, वीएफ है, वीटी है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, पीएसवीटी वगैरह मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रोलॉन्ग्ड इस्चीमिया है और रीपरफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो री एंट्री नहीं हो सकता। मोस्टली मैकेनिज्म जो होगा वो हो सकता है अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन हो सकता है, और उसके कारण जो एरिथमियाज है वो है टॉर्सिडी पॉइंटिस। और हमें यहाँ पे ईसीजी में क्या दिख सकता है, यहाँ पे लॉन्ग क्यूटी इंटरवल नजर आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमें लॉन्ग क्यूटी इंटरवल नजर आ सकता है, यहाँ पे हमें लॉन्ग क्यूटी इंटरवल दिख सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि इस्चीमिया में, प्रोलॉन्ग्ड इस्चीमिया में या रीपरफ्यूजन के टाइम में हो सकते हैं। थैंक यू।